वेलकम बैक नजरीन। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज कोर्स का आज हम 7th लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्पेशली फोकस करेंगे printf और scanf, इन दो फंक्शंस के ऊपर हम फोकस करेंगे और इसकी हम एक्सप्लेनेशन देंगे आपको कि किस तरह सी प्रोग्राम के अंदर वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी कंपाइलर को ओपन करना है। आपने आ जाना है यहाँ फाइल के ऊपर, न्यू के ऊपर, और न्यू के सामने आपने प्रोजेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसी तरह आपने यहाँ कंसोल एप्लीकेशन का सेलेक्ट करना है और यहाँ आपने अपनी प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो इसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जैसा कि मैं लिखूँगा कि इनपुट आउटपुट। आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। ये करने के बाद आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है कि कौन सी फ़ोल्डर में आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपका, इसकी फाइल्स सेव हो। ठीक है, तो एक फ़ोल्डर आप क्रिएट करें जहाँ भी हो। मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट की है, इसका नाम मैंने रखा है प्रैक्टिस। तो मैं चाहता हूँ कि इसी फोल्डर में मेरे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो यहाँ पर मुझे मिले, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर इसको ओपन और इसके बाद आप सेव कर दें। तो इनिशियली आपको ये कोड नज़र आ रहा होगा। इसको हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, प्रिंटफ भी हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आपको इन किसी कोड का नहीं पता कि क्या है तो प्लीज़ आप हमारी जो लेक्चर नंबर 6 है वो थोड़ा देख लें। उसमें हमने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी थी कि ये क्या है, जो डिफ़ॉल्ट कोड आपको मिलता है पहले से, इसका क्या मकसद होता है। तो आज हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक सिंपल कोड लिखूँगा, एक प्रोग्राम हम लिखेंगे जिसका मकसद ये होगा कि हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि अब हम दो नंबर्स का सम करने लगे हैं। तो जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, मैं यहाँ एक कमेंट के ज़रिए यहाँ पर आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप दो नंबर्स ऐड करते हैं तो वो दो नंबर्स या तो इंटीजर नंबर होंगे या फ्लोटिंग नंबर होंगे, या ये भी हो सकता है कि एक इंटीजर हो और एक फ्लॉट हो। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट अभी हम दोनों इंटीजर्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 3 + 4 करूँगा तो ये किस चीज़ के बराबर आता है, इट इज़ इक्वल टू 7। अब ये चीज़ हम अपने कोड में किस तरह करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लें। इसी सारी लाइन में आपको, या ये जो क्वेश्चन है, जो हमारा टारगेट है कि हमने दो नंबर का सम करना है, कितने नंबर्स आते हैं। पहले दो नंबर्स इंटीजर ले लिया आपने, उसको सम करके एक न्यू नंबर आ गया 7। तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी प्रोग्राम के अंदर 3 नंबर्स यूज़ करने वाले हैं, और जो 3 नंबर्स है, आप सबसे पहले इसको देखिए, तीनों इंटीजर टाइप के हैं। तो ये तीनों इंटीजर टाइप के कांस्टेंट्स हैं, और कांस्टेंट को अपनी प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने उसी नेचर का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट अपनी कोड के अंदर किसी भी कांस्टेंट को नहीं ले सकते। इसके लिए आपको वेरिएबल लेना होगा। यानी कि वेरिएबल्स, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स टू स्टोर डेटा, और डेटा में भी स्पेसिफिकली हम कांस्टेंट्स को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो दो नंबर्स में ऐड करूँगा वो दोनों इंटीजर टाइप के हैं, और इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। तो इसके लिए मुझे 3 नंबर्स इस्तेमाल करने के लिए 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो यहाँ पर सिंटेक्स इस तरह होता है कि आप लिखेंगे कि इंट, अभी 3 नंबर्स आप ले लेते हैं। यहाँ पर आप ले लीजिए in1 लिखूँगा मैं, ये नेम होते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। पहला नंबर, दूसरे नंबर के लिए मैं लिखूँगा in2 कॉमा, और तीसरा नंबर 7 चूँकि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी मुनासिबत से मैं उसका नाम भी रखूँगा सम। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि हर सेंटेंस के एंड पर सी प्रोग्रामिंग में आपने एक सेमीकोलन भी लिखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। अब मैं in1 को वैल्यू दे सकता हूँ। in1 फॉर एग्जांपल 3 के बराबर हो गया, सेमीकोलन लगा दिया। फिर in2 इज इक्वल टू, आपने इसको ये 4 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अगेन सेमीकोलन, और सम के अंदर आपने क्या लिखना है, सम के अंदर आप लिखेंगे in1 के अंदर जो नंबर है प्लस in2 के अंदर जो नंबर है, और इसको आपने सेमीकोलन के थ्रू एंड कर दिया। ये जो in1 को मैंने 3 असाइन किया है, ये आप यहाँ भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि in1 इज इक्वल टू 3 इस तरह। ठीक है, और in2 इज इक्वल टू 4, और सम इज इक्वल टू in1 प्लस in2, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह ना लिखें। ठीक है, पहले आपने एक लाइन में तीनों को डिक्लेयर किया, फिर इनमें से आपने इन तीनों को
वैल्यूज़ असाइन कर दी, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा जो रिज़ल्ट है वो सम के अंदर स्टोर हो चुका है। ये जब आप इंट एंट्री लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कंपाइलर जो होता है, और ये थोड़ा इन1 है। ये इंट हम क्यों लिख सकते हैं? इंट हम इसलिए लिखते हैं कि जब आप इंट इन1 लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, हर एक वेरिएबल की अपनी कैपेसिटी होती है मेमोरी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके कंप्यूटर में इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट्स का स्पेस लेता है तो फ्लोट जो होगा वो फॉर एग्जांपल 4 बाइट्स का स्पेस लेगा। इसी तरह कैरेक्टर के लिए अलग पेज है, ये लिस्ट मैं आपको बाद में बताऊँगा कौन सा वेरिएबल कितना स्पेस लेता है। बट जब आप इंट करते हैं तो इन1, अब इन1 तो एक वेरिएबल है लेकिन ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट ऑफ मेमोरी जो होती है वो आपके कंप्यूटर में इसके लिए रिजर्व हो जाती है। इसी तरह इन2 एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो इसकी मेमोरी भी इतनी ही होगी जितनी इन1 की होगी, ठीक है। इंटीजर टाइप के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो आपकी कंप्यूटर मेमोरी में सेम स्पेस लेता है, ठीक है। तो ये इंट लिखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपकी जो डेटा है इन1 इंटीजर टाइप की है तो इसके लिए कंप्यूटर में इसी के मुताबिक जगह रिजर्व की जाती है। अब यहाँ पर आपने उसी स्पेसिस के ऊपर, उसी मेमोरी लोकेशंस के ऊपर आपने 3 को रख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसी रिज़ल्ट को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए आपको पता है कि प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ किया जाता है, तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ, और इसके बाद ये ब्रेसेस अपने लिखना है, फिर डबल कोट्स आपने इंटर करने हैं, और इसके अंदर आपने लिखना है जो भी आप लिखना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा कि दी सम ऑफ इन1 एंड इन2 इज़ इक्वल टू, आपके ख्याल में रिज़ल्ट के अंदर यहाँ किस चीज़ को हमें लिखना है? द सम ऑफ इन1 एंड इन2 इज़ इक्वल टू 7। तो क्या हम 7 लिखें? नहीं, हम डायरेक्ट 7 को नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले ये चूँकि आपका रिज़ल्ट है तो इसी को आपने प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपने इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपको रिज़ल्ट लगाना है। अब रिज़ल्ट किस नेचर का है? अगर रिज़ल्ट आपने इंटीजर नेचर का है, देखिए सम जो है वो इंट, इसका नेचर क्या हमने डिक्लेयर किया था, इंट का। तो अगर वो इंटीजर नेचर का है तो आप यहाँ लिखेंगे %t, ये लिखेंगे %t। तो इससे कंपाइलर को पता चलेगा कि इसी जगह पर मैंने इंटीजर वैल्यू प्लेस करनी है, लेकिन ये नहीं पता अभी तक कि मैंने कौन सी इंटीजर वैल्यू प्लेस करनी है। इंटीजर वैल्यूज़ तो हमारे पास 3 है, T4 और इस रिजल्ट में जो 7 आता है, तो कौन सी इंटीजर वैल्यू आपने प्लेस करनी है। इस मकसद के लिए आप क्या करेंगे, आप ये डबल कोट से बाहर आएंगे, एक कॉमा लिखेंगे, और यहाँ पर आप कंपाइलर को बताएंगे कि आपने % की जगह कौन सी इंटीजर वैल्यू रखनी है। वो इंटीजर वैल्यू हमने रखनी है जो सम के अंदर आ चुका है, ठीक है। इसी तरह आपका प्रोग्राम होगा, और ये आपका सेमीकोलन। अच्छा, अब ये जो यहाँ तक कोड है ये आपको 3 और 4 का सम प्रिंट करवा देगा। किस तरह? सबसे पहले आप इस चीज़ को कंपाइल करें, और यहाँ आपसे एक नेम आपको देना होगा, ठीक है। तो मैं क्या नाम दे सकता हूँ इस चीज़ को? मैं इसको एक नेम दे दूँगा यहाँ पर, इस फाइल को प्रिंट, ठीक है, जो भी आपका नाम अच्छा लगे, ले ज़रूरी नहीं है। तो ये देखें आपका कोड यहाँ कंपाइल हो रहा है, और कंपाइलेशन के दौरान अगर कोई एरर आ गया तो वो यहाँ उसी लाइन पे रेड करेगा। अब हमारी कोई लाइन जो है वो रेड नहीं हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि इस कोड में कोई गलती नहीं है। तो अब हम इसको रन कर देते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि द सम ऑफ इन1 एंड इन2 बराबर है 7। तो जो चीज़ हमने प्रिंट करवानी थी वो प्रिंट हो चुकी है। ये प्रिंट एफ के अंदर जो कुछ भी है, इन 2 डबल कोट्स के अंदर, या आप जो देख रहे हैं 2 डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी हमने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। जो कुछ फॉर्मेट स्ट्रिंग हम इसको इसलिए कहते हैं कि नाम से पता चलता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है। यानी फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखेंगे उसी फॉर्मेट में ये प्रिंट करो। अब इसी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जब आप यहाँ कोई %d लिखते हैं, या अगर आपका प्रिंटिंग वैल्यू जो है, जो चीज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उसका नेचर अगर फ्लोटिंग है तो यहाँ पर आपको %f लिखना है, और अगर उसका नेचर करेक्टर है तो आपने %d लिखनी है, ठीक है। तो ये जो %d है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये डबल कोट्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट होता है उसको हम फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं, और इसी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर अगर आप किसी %d, %f, %c को लिखते हैं तो ये इसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम इसलिए कहते हैं कि
फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो कुछ भी आप लिखते हैं वो वैसा के वैसा प्रिंट होता है, लेकिन उसमें अगर किसी चीज़ को आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जो कुछ हमने लिखा है उसमें कोई किसी चीज़ की जगह बाहर से कोई वैल्यू हम इंटर करें जो कि हमने यहाँ लिखा नहीं होगा लेकिन प्रिंट होगी एक्सटर्नल वैल्यू, तो इस मकसद के लिए आप उसको स्पेसिफाई करेंगे कि बाकी सारा स्ट्रिंग इसी तरह प्रिंट करो, लेकिन यहाँ पर आप कोई एक्सटर्नल वैल्यू लगा दो। % की जगह एक्सटर्नल वैल्यू क्या गई, वो वैल्यू हमने लिख ली जो साम के अंदर आ चुकी थी। तो इस तरीके से आपका प्रिंट एफ जो है वो वर्क करता है। अब यहाँ तक जो कोड है ये तो बहुत लिमिटेड है, मतलब ये है कि आप इसको जितनी मरतबा रन करेंगे आपको 7 इनपुट ही 7 आउटपुट ही मिलेगा। इस कोड का जो मज़ा है वो हमें नहीं मिल रहा। मज़ा तो तब होगी जब भी इसको रन करेंगे तो हमें एक नया आउटपुट मिले, ठीक है। तो एक नया आउटपुट हासिल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि रन करने से पहले आप बार बार N1 और N2 को चेंज करें मैनुअली। ये चीज़ भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब भी हम रन करें कोड को तो स्क्रीन हमसे पूछे कि N1 के लिए अपनी वैल्यू कौन सी रखनी है और N2 के लिए आपने कौन सी वैल्यू देनी है। तो इस मकसद के लिए मैं चाहूँगा कि कीबोर्ड के थ्रू डायरेक्टली जब कोड रन होगा तो वो कंप्यूटर मुझसे खुद पूछे कि N1 के लिए मुझे वैल्यू दे दे, N2 के लिए मुझे वैल्यू दे दें, और फिर जो वैल्यू मैं सप्लाई करूँगा उसी वैल्यूज़ का मुझे दाम मिलेगा। तो इसके लिए हमें कैसा कोड लिखना होगा, देखें जब आप चाहते हैं कि कंप्यूटर मुझसे कोई वैल्यू मांगे तो इसके लिए आपने स्कैनएफ का यूज़ करना है। स्कैनएफ भी एक फंक्शन है प्रिंटएफ की तरह, लेकिन इन दोनों का काम डिफरेंट है। प्रिंटएफ जो होता है वो आपको स्क्रीन के ऊपर वैल्यू देता है और स्कैनर जो होता है वो स्क्रीन के थ्रू आपसे वैल्यू लेता है। तो एक तो ये कोड हो गया। मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। कमेंट आउट करता हूँ मतलब ये सारा कोड मैं कमेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इस तरह आपने करना है, सेलेक्ट किया और कंट्रोल/ दबा के ये सारा कोड आपका कमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ अलग से देखता हूँ कि स्कैनएफ के थ्रू हम ये चीज़ कैसे करेंगे। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा, यही कोड है, ठीक है। तो ज़ाहिर है 3 नंबर्स हमने यूज़ करने हैं, 2 नंबर्स हमने देने हैं और प्रोग्राम ने उनका सम हमें देना है। लेकिन ये 2 नंबर्स अब हम इस तरह मैनुअली नहीं देंगे, हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ये 2 वैल्यूज कीबोर्ड से सप्लाई करेंगे। तो इस मकसद के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले आपने यहाँ इंट लिख दिया, ठीक है। इंट के बाद आपने ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, N1, N2, सम नाम का एक और वेरिएबल। सम की जगह आप इन 3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बट जो वैल्यू होगी उसी के मुताबिक आप वेरिएबल का नाम रखें तो बेहतर होगा। तो इंट N1, N2, N3 हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, यानी हमने कंपाइलर को बता दिया कि मुझे अपनी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में इंटीजर्स 3 इंटीजर्स के लिए 3 सीट मुझे बुक करवा दे। तो जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे कंपाइलर आपकी कंप्यूटर मेमोरी में आने वाले 3 इंटीजर्स के लिए 3 सीट्स बुक करेगा, एक N1 के नाम से, एक N2 के नाम से और एक N3 के नाम से। ये इस तरह हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, हम N1 और N2 को वैल्यूज़ किस तरह सप्लाई करेंगे। देखिए पहले मैं लिखूँगा कि प्रिंटएफ का इस्तेमाल करूँगा ताकि स्क्रीन के ऊपर मुझे एक मैसेज भी साथ में प्रिंट हो जाए और मुझे क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ कि प्रिंटएफ, ये वाला ब्रैकेट, डबल कोट्स, और इसके अंदर आप अपना पहला मैसेज प्रिंट करें। पहला मैसेज क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर मुझसे पहले ये पूछे कि N1 के लिए आप मुझे वैल्यू सप्लाई करें। तो मैं यहाँ पर अपना मैसेज लिखता हूँ कि इंटर वैल्यू टू N1 इज इक्वल टू, और इसी तरह ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ जब मैं वैल्यू सप्लाई करूँगा तो इसी प्लेस से मुझे लेगा। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, इंटर। अब फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि इंटर वैल्यू टू N1, या फॉर आप लिख सकते हैं इंटर वैल्यू फॉर N1 के लिए आप वैल्यू इंटर करें, ठीक है। ये तो एक मैसेज आपने प्रिंट किया। अब एक्चुअल में वैल्यू लेने के लिए आपने स्कैनएफ का इस्तेमाल करना है, SCAN स्कैनएफ। इस तरह आपने लिख लिया, फिर ये ब्रेसेस आपने लिख लिया, फिर इसके बाद आपने डबल कोट्स लगा लिए, ठीक है। अब ये डबल कोट्स के अंदर आपने क्या करना होता है, स्कैनएफ के ऊपर जैसे ही कमांड आएगा कंपाइलर को पता चलेगा कि मैंने एक वैल्यू लेनी है, लेकिन अभी तक उसको ये पता नहीं है कि मैंने कौन सी वैल्यू लेनी है। तो इसके लिए आपने यहाँ से अगेन इसको स्पेसिफाई करना है। N1 के लिए आप वैल्यू ले रहे हैं, N1 का नेचर क्या है, इंटीजर है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे N1 के लिए इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो कंपाइलर को हम बताएंगे कि आपने फर्स्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू लेना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे %, ठीक है। अभी आपने स्कैनएफ को बताया कि आपने इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है। जब कीबोर्ड से कोई इंटीजर प्रेस करेगा तो आपने इंटीजर लेना है, डेसिमल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ तक तो आपने इसको ट्रेन किया।
अब जब वो वैल्यू लेगा तो उसको ये पता नहीं है अभी तक कि जो वैल्यू मैंने कीबोर्ड से कैच की है वो वैल्यू मैंने रखनी कहाँ है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इन्हीं ही डबल कोट से बाहर आना है, एक कॉमा लिखना है और अभी आपने स्कैनएफ को बताना है कि जो इंटीजर वैल्यू आपने ले ली है ये आपने कहाँ पे स्टोर करनी है, यानी कहाँ पे रखनी है। तो इसके लिए आप लिखेंगे एंड ऑपरेटर आपने लिखना है और उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल में आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। तो हम इन1 में स्टोर करने लगे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर इन1 लिखूँगा और बाहर आके मैं यहाँ पर टू बी सेमीकोलन के थ्रू हिंट करूँगा इसी लाइन को। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब फर्स्ट वैल्यू सप्लाई करूँगा तो कंप्यूटर अगेन मुझसे पूछे कि N2 के लिए भी मुझे वैल्यू दे दे, ठीक है। तो इस मकसद के लिए मैं अगेन इसी लाइन को डुप्लिकेट करूँगा, ठीक है। डुप्लिकेट करना मतलब इसकी कॉपी बनाना। ये कैसे की जाती है, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल ई से आप ये कर सकते हैं। अब इस लाइन को मैं आल्ट और डाउन एरो दबा के नीचे ले आ सकता हूँ, ठीक है। ऊपर लेके जानी है, किसी लाइन को ऊपर नीचे लेके जाना है तो उसी लाइन के ऊपर आप आल्ट दबा दें और अप एंड डाउन एरो से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इससे आप को हेल्प मिलेगी कि ये लाइन ऑफ कोड आपने दोबारा नहीं प्रिंट करनी है, टाइपिंग में आपकी टाइम सेव होगी। बस आपने सिर्फ यहाँ चेंजेस करने हैं। अब हम N2 के लिए चाहते हैं कि अब मैं N2 के लिए मैसेज प्रिंट करूँ तो ये आपने लिख दिया। इसके बाद जब मैसेज प्रिंट किया तो मैं अब कोई नंबर कीबोर्ड में प्रेस करूँगा। अब उसी नंबर को जब मैं प्रेस करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि वो कंपाइलर जो है वो इसको कैच करे। तो इसके लिए मुझे स्कैनएफ का फंक्शन अगेन यूज़ करना है। तो अगेन वही प्रोसेस है, कंट्रोल ई से इसको डुप्लीकेट किया और अल्ट डाउन एरो से इसको हमने नीचे लेके आया। इसी तरह अब हमने सिर्फ इसमें चेंजेस करने हैं, यानी इसी लाइन के एग्जीक्यूशन पे मुझे मैसेज मिलेगा कि आप N2 के लिए नंबर सप्लाई करें। अब जो नंबर मैं सप्लाई करूँगा उसको कैच करने के लिए ये स्कैनएफ पे कमांड आएगा। जब इसी लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो कमांड इस पॉइंट पर आ जाएगा। स्कैनएफ को पता चलेगा कि मुझे स्कैनएफ से कंपाइलर को पता चलेगा कि आपने क्या करनी है, एक वैल्यू लेनी है कीबोर्ड से। अब वो वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की वैल्यू आपने लेनी है। तो ये %d से हमने यहाँ इसको समझाया, इसको हमने फीड किया, ठीक है। अब जब वो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, ठीक है, तो वो अब कहाँ पर रखेगा तो ये बताने के लिए हमने डबल कोट से बाहर आना है, एक कॉमा लगाना है और फिर एंड, और इसके बाद हमने यहाँ उस वेरिएबल का नाम लिखना है जहाँ हम वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। तो अब हमने N2 में यहाँ पर यूँ समझिए कि N2 को भी हमने वैल्यू सप्लाई कर दी। अब हमने N1 को भी वैल्यू दे दिया, N2 को भी वैल्यू दे दिया। सम में हम क्या करने वाले हैं वो तो आप मैनुअली यहाँ पर लिखेंगे कि सम में N1 और N2 का आप सम करेंगे। तो ये डिक्लेयर कर ले बस, सम इज इक्वल टू N1 प्लस N2 और इसके बाद ये सेमीकोलन। अभी आपको ये अपने यहाँ N1 को वैल्यू सप्लाई कर दी, ठीक है। इसके बाद आपका मैसेज प्रिंट होगा और यहाँ आपने N2 को वैल्यू सप्लाई कर दी। इसी लाइन में जो वैल्यूज़ आपने सप्लाई कर दी उन दोनों को ऐड किया और उसका सम आपने जो है वो सम वेरिएबल के अंदर आपने यहाँ पर रख लिया। अब फाइनली जो सम है, जो रिजल्ट है, उसको मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट भी हो जाए, ठीक है। मुझे बताया जाए कि कितना सम बनता है। तो इसके लिए मुझे प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए मुझे प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ, फिर ये ब्रेसिस में करूँगा, ब्रेसिस के अंदर डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर मैं अपना फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखूँगा, यानी जिस तरह आप अपना रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं आपकी मर्जी उसी तरह आप अपना टेक्स्ट लिखें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि दी सम ऑफ योर नंबर्स इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के सामने वही डिजिट्स मैंने प्लेस करने हैं जो कि एक्चुअल में उन दो नंबर्स का सम होगा, ठीक है। जैसे कि 3 + 4 का सम किया था 7, तो मुझे यहाँ 7 प्लेस करना था। तो यहाँ पर मैं ऐसी वैल्यू प्लेस करना चाहता हूँ जो कि यहाँ बाहर से वो इस लाइन के ऊपर जो वैल्यूज़ है मैं चाहता हूँ कि इज इक्वल टू के सामने ऐसी वैल्यू हो क्योंकि यहाँ बाहर से होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बाहर से कौन सी वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ, मैं दायरे सम को प्रिंट करना चाहता हूँ तो सम की वैल्यू मैंने यहाँ प्रिंट करनी है। अब सम की नेचर क्या है, मतलब यह है कि जो वैल्यू आप बाहर से लेके आने वाले हो आपने कंपाइलर को बताना है कि उसका नेचर क्या है। तो मैं जो वैल्यू लेके आने वाला हूँ वो सम की वैल्यू है और सम का नेचर यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है कि वो इंट है। तो यानी मतलब ये कि मैं अब यहाँ पर कंपाइलर को बताऊँगा कि इसी फॉर्मेट स्ट्रिंग्स को बिल्कुल इसी तरह प्रिंट करो, लेकिन यहाँ इक्वल के सामने %d लिखूँगा, यानी इक्वल टू के सामने आप एक इंटीजर वैल्यू को प्लेस करो। यहाँ तक आपको आई होप क्या समझ में आया होगा। अब जब आपने कंपाइलर को ये बताया प्रिंटफ के अंदर कि इज इक्वल टू के सामने आप इंटीजर वैल्यू को प्लेस करो, तो यहाँ तक ये चीज़ काफ़ी नहीं है। इंटीजर वैल्यूज़ की कौन सी इंटीजर वैल्यू को वो प्लेस करेगा, आपने 3 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं यहाँ पर, तो इनमें 3 इंटीजर वैल्यूज़ भी होंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पर स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन सी इंटीजर वैल्यू आपने प्लेस करनी है, इस मकसद के लिए आपने आना है डबल कोट से बाहर
कॉमा लिखना है और उस वेरिएबल का नाम आपने लिखना है जिसके अंदर आपका इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो मैं कौन सी वैल्यू प्रिंट करूँगा? मैं ये तो नहीं करूँगा कि n1 की वैल्यू प्रिंट करूँ, मुझे तो रिजल्ट प्रिंट करना है और रिजल्ट मैंने सम के अंदर रखना है। तो मैं यहाँ पर सम वेरिएबल का नाम लिखूँगा। यानी अब मैंने कंपाइलर की कन्फ्यूजन दूर कर दी, उसको मैंने क्लियर बता दिया कि इज इक्वल टू के सामने आप एक इंटीजर वैल्यू रखें और वो इंटीजर वैल्यू आप रखें जो सम के अंदर है। ठीक है, इसी तरह ये लाइन आपका कंप्लीट हो गया। अब ये आपका सारा कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रन करेंगे, तो कंपाइल करेंगे ताकि अगर इसमें किसी भी तरह की एरर है तो हमें पता चले। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको कंपाइल करें। देखिए हमारा कोड कंपाइल हो गया और यहाँ पर हमें बता रहा है कि इसी लाइन को रेड कर दिया, मतलब यहाँ कोई गलती है। अब हम देखेंगे कि कौन सी गलती हो चुकी है। ये प्रिंट एफ की हमने थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी है, PRINF हमने लिखा है। ठीक है, तो टी हमसे मिसिंग थी, मैं टी भी इंसर्ट करूँगा। अब देखते हैं कि दोबारा इसको कंपाइल करते हैं और इस दफ़ा इस लाइन में एरर आ गया। तो जाहिर है तो हमने पहले इस चीज़ को कॉपी किया था कंट्रोल से, तो वही लाइन है, तो वही एरर यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी मिसिंग है। तो मैं इसको प्रिंट एफ कर देता हूँ, प्रिंट एफ हमने लिखा था इसलिए एरर आ रहा था। अब हम अगेन इसको कंपाइल कर देते हैं और इस दफ़ा आपको कोई लाइन रेड नज़र नहीं आई, मतलब ये है कि अब कोड में कोई एरर नहीं है। इस अगेन अब हम इसको रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि पहला मैसेज प्रिंट हो गया कि इंटर द वैल्यू फॉर n1। तो आप अभी कोई भी इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल 8 दूंगा। अभी मैं चाहता हूँ कि n1 में 8 वैल्यू ही रहे, तो इससे आगे मैं जाना चाहता हूँ, तो आगे जाने के लिए स्पेस इंटर या टेब दबा दे। मैंने इंटर दबा लिया और आप देख सकते हैं कि अब जो हमारा सेकेंड मैसेज था वो प्रिंट हो चुका है। यानी यहाँ मैं आपको बता भी सकता हूँ, अभी जो हमारी कमांड है वो इसी लाइन के ऊपर आ चुका है कि प्रिंट एफ इंटर वैल्यू फॉर n2। ठीक है, अब n2 के लिए मैं कोई नंबर दूंगा, फॉर एग्जांपल इसकी नंबर मैं देता हूँ और 10। ठीक है, अब आपने 10 दे दिया। अब आप चाहते हैं कि कमांड आ जाए अब स्कैन एफ के ऊपर, तो इसके लिए आप इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद ये स्कैन एफ डायरेक्ट n2 में उस वैल्यू को भेजेगा। फिर कमांड खुद ब खुद सम के ऊपर आ जाएगा, यहाँ दोनों को सम किया और उसके बाद कमांड खुद ब खुद आ गया प्रिंट एफ के ऊपर कि द वैल्यू ऑफ योर नंबर इज इक्वल टू, और आप देख सकते हैं कि द सम ऑफ योर नंबर इज इक्वल टू 18। जाहिर है 10 और 8 की वैल्यू क्या होती है, सम इसका 18 होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, मैं अब इसी विंडो को क्लोज कर देता हूँ। इसी प्रोग्राम का और इस प्रोग्राम का फ़र्क यह है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपने दिए थे बस वही वैल्यूज़ और इसी का सम बार बार प्रिंट होगा जितनी मरतबा आप इसको रन करेंगे। ठीक है, चेंजेस लाने के लिए आपको मैनुअली इन दो वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन इसी कोड की ये जो हमने नीचे लिखा है इसके अंदर हमने स्कैन का इस्तेमाल किया है। अब ये जो स्कैन है थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म तो मैंने आपको बताया कि स्कैन किस तरह काम करता है। जैसे ही कमांड इसके ऊपर आ जाता है, कंपाइलर स्कैन को रीड करता है तो वो समझ जाता है कि मैंने कोई वैल्यू कीबोर्ड से जब इंटर होगी तो यहाँ इस लाइन का मकसद ये है कि कीबोर्ड से वैल्यू लेनी है। अब कौन सी वैल्यू लेनी है ये स्पेसिफाई करने के लिए इसी ब्रेसिस के अंदर आपने डबल कोट्स के अंदर उसका नेचर बताया %d। मैंने इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है। फ्लोटिंग के लिए आप यहाँ %f लिखेंगे, कैरेक्टर के लिए आप %c लिखेंगे। अब जब वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू कहाँ रखनी है, कौन सी वेरिएबल में आपने स्टोर करनी है, इसके लिए आपने ये एंड ऑपरेटर लिखना है और इसके बाद उस वेरिएबल का नेम लिखना है। अगर आप ये एंड ऑपरेटर नहीं लिखेंगे तो आपकी प्रोग्राम एरर देगा। और ये जो एंड ऑपरेटर है ये है क्या, इसका हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, सी लैंग्वेज की ज़ुबान में। और इसका काम ये होता है कि मतलब ये है जब आप ये एंड ऑपरेटर लिखाएंगे तो इससे कंपाइलर को पता चलेगा कि जो वैल्यू मैंने यहाँ इंटीजर वैल्यू ली है वो मैंने कहाँ रखनी है, तो एड्रेस ऑफ n1 में रखनी है। n1 की एड्रेस क्या है वो ऑलरेडी जब आपने यहाँ पर इसको n1 को डिक्लेयर किया था तो कंपाइलर ने इसके लिए मैंने आपको बता के n1 के नाम से सीट बुक किया था, लेकिन ये पता नहीं था इसके सीट पे बैठने वाले को कि ये सीट है कहाँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर स्कैन को बताया कि एंड ऑपरेटर से वो वैल्यू जो है वो n2 को भेजेगी। यानी ये एंड जो है ये एड्रेस बताता है उस वैल्यू को कि आपका जो n2 है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरह इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा ये जो है ना एंड ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप कीबोर्ड से कोई वैल्यू सप्लाई करते हैं और कंपाइलर को बताने के लिए कि ये वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है। ठीक है, तो इसके साथ वो वेरिएबल और इसके साथ एंड ऑपरेटर आपने लास्ट में लिखना है। अब देखिए मैं जब दोबारा इसको रन करूँगा तो मेरी मर्ज़ी है, मैं इसमें अब डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकता हूँ। पहले मैंने 8 और 10 दिया था, अब मेरी मर्ज़ी है मैं दूँगा 59, फिर एंटर करूँगा और n2 के लिए मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी 90। इंटर किया और आप देख सकते हैं कि दिस सम ऑफ योर नंबर्स यानी 90 और 59 को उसने ऐड किया और आपके सामने आंसर आ गया 149। प्रिंट एफ और स्कैन एफ किस तरह काम करता है, ये था आज का हमारा लेक्चर। इनवेज नेक्स्ट लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, टाइप्स इसके क्या क्या टाइप्स हैं और
हमारे साथ रहिए। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।